बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग मेजरमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो मेजरमेंट्स में हम लोगों का लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 में हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने मेजरमेंट्स में क्या पढ़ा। लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, यूनिट की डेफिनेशन वगैरह आपने पढ़ी थी, आइडियाज़ क्लियर किए थे, और हमने उन यूनिट्स को मुख्तलिफ डिफ़ाइन किया था कि फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट यूनिट्स को किस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं, वो किस हिसाब से कौन सा यूनिट किस तरह होता है। तो आज हम उसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंट रूल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो होता है उसके रूल्स कौन कौन से होते हैं, वो कहते हैं रूल्स फॉर राइटिंग द एसआई यूनिट्स। अब आपने जब एसआई यूनिट देखो, हमने डिफरेंट सिस्टम्स पढ़े थे, तो हमने क्या किया था, फिर हमने कहा था कि जो हमारे पास पूरी वर्ल्ड जिसको फॉलो कर रही है, वो आपके पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो आपके पास क्या है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो कहता है कि अगर आपने एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फॉलो करना है तो उसके कुछ रूल्स हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। तो वो कहते हैं फुल नेम ऑफ द यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर इवन इफ नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। वो कहते हैं हमारे पास कि अगर आपका यूनिट फॉर एग्जांपल फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, अगर न्यूटन वो है, कहता है कि वो किसी साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया है, तो उसका जो नेम यूनिट का जो लेटर होगा वो स्मॉल होगा। कहते हैं कि न्यूटन है तो न्यूटन को आप लोग स्मॉल न्यूटन से रिप्रेजेंट करोगे। ये नहीं कि आपने लिखना है फोर्स 10 न्यूटन, तो आप उसको ये वाला न्यूटन नहीं लिख सकते। यहाँ पे एन क्या है, कैपिटल है, तो आप कैपिटल एन नहीं यूज करेंगे, आप लोग स्मॉल एन यूज करेंगे। मतलब आप इस तरह लिखेंगे कि अगर यूनिट जो है वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, तो उसको आप जब लिखोगे तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करोगे। ये यहाँ पे ये बता रहा है। इसी तरह एम्पेयर है, आपका एम्पेयर एक साइंटिस्ट था, तो आप एम्पेयर को इस तरह लिखोगे कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है, तो आप एम्पेयर को इस तरह नहीं लिख सकते। इसी तरह आपके पास कूलम आ जाता है, तो कूलम को आप स्मॉल सी से स्टार्ट करेंगे, आप कैपिटल की सी से इसको शुरू नहीं करेंगे। तो ये आपके पास रूल नंबर 1 था। सेकंड रूल हम देख लेते हैं कौन सा है। वो कहता है आपके पास कि सिंबल फॉर द यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट शुड बी इन कैपिटल लेटर। वो कहता है अगर आपने यूनिट का सिंबल यूज करना है, किस यूनिट का, जो कि साइंटिस्ट के नेम पे है, तो आप उसको कैपिटल लेटर से लिखोगे। अभी हमने कहा था कि अगर आपने फुल नेम लिख रहे हैं यूनिट, तो वो आपका क्या होगा, न्यूटन, स्मॉल एन से शुरू होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसका साइंटिस्ट के नेम से नेम जो है उसका स्टार्टिंग लेटर लिख रहे हैं आप, तो आपने स्टार्टिंग लेटर सिर्फ कैपिटल लिखना है। फॉर एग्जांपल आप लिखते हो 10 न्यूटन, सिर्फ एन लिखते हो, 10 के आगे एन लिखते हो, तो वो जो एन आपने लिखना है, न्यूटन एन से स्टार्ट होता है, तो वो जो आपने एन लिखना है वो आपने कैपिटल लिखना है। सिमिलरली एम्पेयर के केस में आपने ए कैपिटल लिखना है। सिर्फ जब आप उसका एक वर्ड लिखोगे, मतलब एम्पेयर का पूरा है तो उसका एक वर्ड स्टार्टिंग वर्ड क्या है, ए है। अगर आपने ए लिखना है तो ए को आप क्या करोगे, कैपिटल लिखोगे। सिमिलर इज द केस फॉर द कूलम। कूलम को आप सी से रिप्रेजेंट करोगे क्योंकि इसका स्टार्टिंग लेटर क्या है, सी से शुरू हो रहा है। अब रूल नंबर 3 देख लेते हैं, वो क्या कहते हैं हमारे पास। वो कहते हैं सिंबल फॉर ऑल अदर यूनिट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स। वो कहता है इसके अलावा किसी भी चीज के जो सिंबल होते हैं वो आप स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। स्मॉल लेटर्स में हम लिखते हैं। अब क्यों, अब देखो वो कहता है कि जो साइंटिस्ट के नेम पे थे उसका हम कैपिटल लेटर लिखेंगे, और वो भी सिर्फ उसका फर्स्ट लेटर लिखेंगे, और जो बाकी यूनिट्स हैं उसके लिए हम स्मॉल लेटर यूज करेंगे, क्योंकि जो साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है उसके लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल यूनिट्स लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका आ जाता है मीटर, तो मीटर में क्या है, इसका फर्स्ट यूनिट के नेम, फर्स्ट इसका सिंबल क्या है, एम है, तो एम के लिए आप क्या करोगे, स्मॉल एम लिखोगे, क्योंकि ये किसी साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है, इसलिए आपने इसका स्मॉल एम लिखा। यहाँ पे आ जाते हैं किलोग्राम है, तो किलोग्राम का जो पहला लेटर है वो आपके पास, किलोग्राम की रिप्रेजेंटेशन जो है वो केजी में है। केजी को हम स्मॉल लिखते हैं। क्यों स्मॉल लिखते हैं, क्योंकि किलोग्राम कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है। सिमिलर इज द केस फॉर कंडेला एंड द सेकंड। रूल नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोगों का, क्या है, वन स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द लास्ट डिजिट ऑफ द न्यूमेरिक एंड द सिंबल ऑफ द यूनिट। वो कहता है कि आपने एक स्पेस रखनी है जब आपने यूनिट का लिखना है और आपने डिजिट लिखना है। फॉर एग्जांपल आप लिखते हो 10 kg, तो 10 और जो आपके पास kg है, ये देखें, ये 10 और ये जो kg है, इसके दरमियान आपने स्पेस रखनी है। ये नहीं कि आपने इनको कंबाइन नहीं लिख देना, ऐसे नहीं लिख देना 10 kg, ये आपका गलत होगा। ये उसको रिप्रेजेंट करने का मेथड बता रहा है आपको। अगर आपने लिखना है तो आप क्या करोगे, 10 और kg के दरमियान आप क्या है कि स्पेस रखोगे। सिमिलर आप जब क्या कहते हैं 5 न्यूटन आपने लिखना है, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, तो यहाँ पे आपने एक स्पेस देनी है। सिमिलर इज हियर कि 15 एंड मीटर के दरमियान आपने क्या है, स्पेस दिए। ऐसे आपने नहीं लिखना, मतलब विदाउट स्पेस नहीं लिखना आपने, ये एक रूल है। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 5 कौन सा है हमारे पास। कहता है कि द यूनिट्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। लेट सपोज वो ये कहता है कि आप यूनिट्स को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। कैसे, जैसे 6 मीटर। अब ये नहीं है कि आपने 6 है, मतलब एक से ज्यादा मीटर है तो आप 6 मीटर्स लिख दो। ये आपने जो ऐसे इसका इजाफा किया है, द प्लूरल फॉर्म इज नॉट अलाउड व्हेन यू आर यूजिंग द यूनिट्स, व्हेन यू आर राइटिंग द यूनिट्स। अब ये नहीं कह सकते कि 14 जो है वो एक से ज्यादा है तो ये केजीज है, नहीं,
यू विल ओनली लाइट 14 kg, ये आपका ठीक है, ये आपका गलत होगा। ये बहुत क्लियर मैंने यहाँ आपको बताया आपको कि इस तरह हम नहीं कर सकते, हम इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, हम इसको जमा नहीं लिख सकते, हमने इसको सिंपल लिखना है 20 सेकेंड। अब 18 केल्विन, 18 केल्विन्स आपने नहीं लिखना, मीन के 1 से ज़्यादा तो आपने केल्विन्स नहीं लिख देना, बट आपने लिखना है 18 केल्विन। दीज आर करेक्ट एंड दीज आर नॉट करेक्ट, मतलब हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह हम नहीं लिख सकते। रूल नंबर 6 हम देख लेते हैं। फुल स्टॉप शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर द यूनिट। आपने ये नहीं करना कि आप यूनिट के बाद फुल स्टॉप लिख दो। लेट्स सपोज आप कोई भी चीज़ लिखते हो 7 मीटर लिखते हो, तो आपने ये नहीं करना कि मीटर के बाद आपने क्या है कि फुल स्टॉप लगा देना है। फुल स्टॉप लगाना गलत होता है। लेट्स सपोज आपका ये 12 न्यूटन है, तो आप इसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। अगर आपका कोई लेट्स सपोज कोई सेंटेंस एंड भी हो रहा है, तो आप उसको 25 kg कर दोगे, तो वो सेंटेंस एंड वाला अलग केस होगा। लेकिन आपने क्या है कि इसके एंड पे फुल स्टॉप नहीं लगाना। लेट्स सपोज ये न्यूटन है, तो आप यूं ना करो कि न्यूटन के आगे आपने डॉट लगा दिया। क्यों डॉट लगा दिया? क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम पे है, ये एक शॉर्ट नेम है। तो आपने ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी, मतलब कि आपने मीटर के एंड, आपने यूनिट के एंड पे डॉट नहीं लगाना। ये डॉट लगाना आपका क्या होगा? गलत होगा। ये सारे गलत हैं और ये क्या है? ट्रू है। तो आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है? आगे आपके पास आ जाता है 7। नो स्पेस इज, आपके पास क्या है? नो स्पेस आपके पास, तो आपने क्या है कि यहाँ पे डॉट नहीं लिखना। आगे हम चलते हैं, हमारे पास यूनिट 7 हमारे पास रूल 7 आ जाता है। तो रूल 7 में वो आपको बताता है कि नो स्पेस इज यूज बिटवीन द सिंबल्स फॉर द यूनिट्स। अब लेट्स सपोज आपने क्या लिखा है कि एक चीज़ का यूनिट है आपके पास जाउल सेकेंड। आपने क्या लिखा है? 4 जाउल सेकेंड। तो 4 जाउल सेकेंड जो है, इसके एंड पे आपने ये नहीं करना कि आपने जाउल और सेकेंड के दरमियान स्पेस लिख देनी। अब स्पेस आपने क्यों नहीं लिखनी? क्योंकि ये एक रूल है। अब वो कहता है आपके पास लेट्स सपोज आपने लिखना है न्यूटन मीटर, 19 न्यूटन मीटर। तो 19 न्यूटन मीटर जो है वो आपने यूं नहीं लिखना 19, और न्यूटन मीटर में आपने स्पेस नहीं देनी। ये नहीं है कि आपने न्यूटन और मीटर दो यूनिट्स अब जब आपके पास इकट्ठे आ जाएं तो उन्होंने में आप लोगों ने स्पेस को नहीं मेंटेन रखना, स्पेस नहीं देनी, आपने विदाउट स्पेस उनको लिख देना है। जैसे कि आपके पास 25 वोल्ट एम्पेयर, अरे फॉर एग्जाम्पल वोल्ट एम्पेयर आ रहा है, तो इसमें आपने स्पेस नहीं देनी, आपका ये ठीक होगा। इस तरह लिखा हुआ आपका गलत होगा। सो कम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स, when you are using the combination of units there is no space allowed in between them। आगे हम देख लेते हैं, कुछ हमारे पास प्रीफिक्सेस हो जाते हैं। अब प्रीफिक्सेस क्या होती हैं हमारे पास? प्रीफिक्सेस आप कह सकते हो कि कुछ हमारे पास 10 की पावर्स में हमारे पास सिंबल्स आ जाते हैं, यूनिट्स आ जाते हैं, जिनको हम स्पेसिफिक एक नेम या हम उसको एक लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ से हम पावर 1 से स्टार्ट करते हैं। वो कहता है कि 10 की पावर 1 होती है किसी भी चीज़ की, तो उसको हम डेका। अगर आपके पास क्या कहते हैं 10 की पावर 2 होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हेक्टा। अगर आपके पास पावर 3 होती है, दैट इज कॉल्ड द किलो। पावर आपके पास 6 आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द मेगा। एंड पावर 9 आ जाती है गीगा। एंड सेम इज द केस विद 12 पावर टेरा, पीटा, एक्सा, जेटा एंड योटा। एंड नाउ हियर ही इज टेलिंग अबाउट द पावर -1। -1 आपके पास आती है अगर फॉर एग्जाम्पल तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, जेप्टो और येक्टो। अब क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये प्रीफिक्सेस किस तरह यूज होंगे? लेट्स सपोज आपका मीटर जो है वो पावर -1 में आ रहा है, तो आपने क्या लिखना है कि डेसी। आपने क्या करना है, वहां पे पावर -1 जो होगा वो उसको हम क्या कहेंगे? डेसी यूज करेंगे। तो इसने डिफरेंट सिंबल्स के साथ आपको बता दिया कि हम अगर प्रीफिक्स यूज करना चाहते हैं तो इस तरह हम उनको यूज करेंगे, आपने ये सिंबल यूज करने हैं। आगे वो कहते हैं हमारे पास कि एसआई प्रीफिक्सेस हमारे पास किस तरह होंगे? लेट्स सपोज वो कहता है हमारे पास 3 मिली एम्पेयर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर वो आपको कहते हैं 3 मिली एम्पेयर, तो 3 मिली एम्पेयर का क्या मतलब है आपके पास कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर -3। अब -3 आपके पास पता नहीं था, आपने लिखा नहीं था, लेकिन जब उसने मिली कहा तो आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे मिली का क्या मतलब था? मिली का मतलब था 10 की रेज -3 और इसका सिंबल क्या था? m था। तो प्रीफिक्स का क्या फायदा हुआ यहाँ पे उसने आपकी स्पेस बचा ली। लेट्स सपोज अगर वो आपको लिख के दे देता है एग्जाम वाला 3 मिली एम्पेयर, तो यहाँ पे आपको स्मॉल m का पता होना चाहिए कि ये क्या है? मिली, मतलब कि यहाँ पे आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज -3। क्यों -3? क्योंकि मिली जो होता है वो आपके पास 10 की रेज -3 के बराबर होता है। अगर वो आपको कह देते हैं 5 माइक्रो वोल्ट, तो माइक्रो जो होता है वो आपको पता होना चाहिए 10 की रेज -6 होता है।
सेम अगर वो आपको पास 8 नैनो सेकेंड कह देता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास नैनो होता है वो 10⁻⁹ होता है। तो आपने नैनो की जगह n की जगह 10⁻⁹ पुट कर देना है और साथ में सेकेंड लिख देना है। इसी तरह अगर वो आपको कह देता है 6 पिकोमीटर, तो जो आप इसको किस से रिप्रेजेंट करोगे आप 6 pm से, और जो आपके पास आपका एक्चुअल यूनिट क्या है वो है मीटर, और यहाँ पे आप प्रीफिक्स कौन सा यूज कर रहे हो, पिको। तो पिको क्या है, पिको को हम 10 पावर में लिखते हैं, तो पिको क्या है, पिको 10⁻12 है आपके पास। इसी तरह आपके पास आ जाता है 5 किलोमीटर, तो किलो क्या है आपके पास, किलो आपके पास प्रीफिक्स है, और मीटर आपके पास क्या है, ये ऐसा यूनिट है। तो आपने यहाँ पे क्या है, आपने 10⁻+3 लिखना है, क्योंकि किलो जो होता है वो आपके पास +3 में आ जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, वो कहते हैं 7 मेगावाट। तो मेगावाट में क्या है, मेगा जो है आपके पास वो प्रीफिक्स है, और वाट जो है वो आपके पास यूनिट है। तो आप इसको रिप्रेजेंट किस तरह करोगे, 7 MW। अब ये आप देख सकते हैं कि कुछ को उसने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया, कुछ को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया है। तो ये आप यहाँ पे टेबल पे देख सकते हैं, टेबल में उसने इसी तरह किया हुआ है, कुछ को हमने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया और कुछ को हमने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया। अब मैं एक और आपको याद दहानी के लिए बताता चलूँ कि आपने क्या करना है कि मोस्टली यहाँ पे जो क्या है वो यूनिट्स हैं, वो आपने प्रीफिक्स जो है वो इस तरह यूज़ करने हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी 10 की पावर्स का पता होना चाहिए। तो जब आपके पास 10 की पावर में चीज़ आ जाती है तो आप उसको वहाँ पे इजीली सिंबल के साथ लिख सकते हैं। आगे आ जाता है आपके पास कि हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको डिनोट कर देता हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज हम बैक्टीरिया का जो साइज़ है वो हम कहते हैं माइक्रोन में। तो अगर वो आपको लिख के दे देता है कि 1 माइक्रोन बैक्टीरिया का साइज़ है, तो 1 माइक्रोन मीन टू से माइक्रोन स्टैंड फॉर 10⁻6 मीटर के ये इक्वल है। तो ये पीछे आपने टेबल से देखना है कि ये माइक्रोन किसके बराबर होता है, 10⁻6 मीटर, मतलब कि इसका इतना छोटा साइज है। अगर वो आपको 1 नैनोमीटर कह देता है तो इसका साइज क्या होगा, 10⁻9 मीटर, क्योंकि एक नैनो जो होता है वो 10⁻9 के बराबर होता है। तो नैनोमीटर मीन टू से नैनो 10⁻9 और मीटर दिस इज योर ऐसा यूनिट। सो मालिक्यूल्स का साइज जो क्या होता है वो 10⁻9 होता है। इसी तरह वो कहते हैं कि हम कुछ प्रैक्टिकल और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। अगर आपके पास वो कहते हैं एटम का जो साइज है वो हम क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम में कहते हैं। एंगस्ट्रॉम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एटॉमिक रेडियस मोस्टली हम लेते हैं इसको। तो एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻10 ये एक स्टैंडर्ड है, मतलब कि ये एक साइंसदानों ने इसको एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम। तो 10⁻10 जो है आपके पास वो क्या है, वो उसका साइज है। तो आपको यहाँ पे प्रीफिक्स समझ आ जानी चाहिए कि ये जो है ये क्या है, यहाँ पे हमने प्रीफिक्स जो यूज़ किया वो क्या है, वो आपके पास एंगस्ट्रॉम है। सिमिलरली 1 फर्मी जो है वो न्यूक्लियस का साइज होगा वो 10⁻15, ये से स्मॉल होगा। क्यों स्मॉल होगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो और छोटा होता है, वो 10 यहाँ माइनस में आप देख सकते हैं कि पावर बढ़ रही है, तो इट मीन कि एक्चुअली ये स्मॉल हो गया। तो न्यूक्लियस का साइज जो क्या होगा फर्मी में आप लोग मेजर करते हो, और वो क्या होता है 10⁻15 होता है आपके पास। अब वो कहता है कुछ और केसेस हैं हमारे पास, वो कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होता है वो हम लार्ज यूनिट यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि ये उसने थोड़ा सा आप देख सकते हैं, आपको सोलर सिस्टम उसने दिखाया है। तो जब आप सूरज से किसी चीज़ का डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आप क्या है, वहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ मीटर्स वहाँ पे आप प्रीफिक्स को यूज़ करते हो। जैसे कि वो कहता है कि हमारे पास एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो इतने मीटर के बराबर होता है, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11 मीटर के बराबर होते हैं। अब डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्यों, लेकिन जब आपने एटॉमिक देखा तो साइज देखा तो वहाँ पे आप मनफी पावर में ले गए थे, क्योंकि वहाँ पे आपका साइज बहुत स्मॉल हो जाते हैं। लेकिन आप जब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स देख रहे होते हैं तो वहाँ पे आपने अपना साइज, आपका डिस्टेंस जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। तो किलोमीटर्स में अगर हम लिखें तो उसकी पावर बहुत बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसलिए उनकी पावर्स को क्या कर लेते हैं, हम प्रीफिक्सेस यूज़ कर लेते हैं, या अपने स्पेसिफिक प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज़ कर लेते हैं लेंथ के लिए। तो उसको डिस्टेंस को जो प्लैनेट्स का होता है उसको मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू उसने बता दिया आपको। आगे हम देख लेते हैं एक और हमारे पास जो चीज़ मेजर कर देती है। अब वो कहता है हमारे पास लाइट ईयर, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि प्लैनेट्स का अगर आपने जब मेजर करना होता है तो आपने क्या करना है, वहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज़ करना है। लेकिन वो कहते हैं अगर आपने स्टार्स का मेजर करना होता है, देखिए आप स्टार्स जो होते हैं वो फॉर अवे होते हैं एज कम्पेयर टू प्लैनेट्स, क्योंकि हमारे जो ओवरऑल हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सिर्फ और सिर्फ सन एक स्टार है जो कि अपनी मतलब लाइट प्रोड्यूस कर रहा होता है। लेकिन जो आपके पास प्लैनेट्स हैं वो आगे 9 हैं, जैसे कि हमारे पास अर्थ, मरीख, वाट एवर जो भी हैं 9 हैं।
लेकिन जो स्टार होता है उसकी अपनी लाइट होती है। तो एक सूरज एक स्टार है, इससे अगले स्टार का आपने अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वो एक फार अवे होता है, तो उसके लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, वो लाइट ईयर होता है। तो लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 9.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻15 मीटर। तो लाइट ईयर इतना ज़्यादा आपके पास डिस्टेंस होगा वो एक लाइट ईयर के बराबर होगा। तो स्टार्स को जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो हम लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। इसी तरह हम एक और आखिरी यूनिट अपना देख लेते हैं ऑलमोस्ट। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पार्सेक। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ 1 AU सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 डिग्री। क्या मतलब, वो कहता है कि अगर आपने दो स्टार्स का या दो आपने अपने प्लैनेट्स के दरमियान एंगल फाइंड करना हो फॉर एग्जांपल, तो आप क्या है पार्ट सेकंड यूज करते हो। ये क्या है, इसकी वैल्यू होती है 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16। यहाँ पे वो क्यों यूज कर रहा है पार्ट सिक्स में, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिंपल आप क्या कहते हैं प्रोटेक्टर से ये एंगल नहीं मेजर कर सकते, तो हम क्या है कि एक बड़ा लार्ज यूनिट यूज कर लेते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16। तो ये वो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो आपको कहीं भी कह सकते हैं काम आ सकते हैं, और इसको समझना अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक एरिया के हम देख लेते हैं। एरिया में हम लोग क्या है कि हम लोग इंचेस भी समटाइम यूज़ कर लेते हैं, हम लोग समटाइम मीटर भी यूज़ कर लेते हैं एरिया की यूनिट्स में। तो कहते हैं कि अगर आप एक एकड़ यूज़ करते हो तो एक एकड़ जो होता है वो 4046.8 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, और इतने इंचेस और फुट के आपके पास बराबर होता है। याद रखना आपकी जो एक लाइन होती है दैट रिप्रेजेंट द फुट, और आपके पास जो डबल लाइन होती है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है इंचेस को। मतलब कि यहाँ पे 208 फुट और 8.5 इंचेस हैं आपके, और सिमिलरली इस 208 मल्टीप्लाई 8.5 इंचेस हैं, 208 फुट और 8.5 इंचेस हैं आपके आगे। तो वो ये कह रहा है आपके पास कि हेक्टर जो है आपके पास इट इज़ यूज टू मेजर द लार्ज एरियाज। फ्रेंच सिस्टम में यहाँ पे यूज़ होता है, यहाँ पे एकड़ जो है वो आपका ब्रिटिश सिस्टम में यूज़ होता है। पीछे हमने SI सिस्टम के यूनिट्स पढ़े थे, अभी मैंने आपको ब्रिटिश का भी बता दिया, अभी आपको फ्रेंच सिस्टम का भी बता दिया। हेक्टर यूज़ करते हैं जिसको हम एकड़ हेक्टर कहते हैं। तो उसका जो है वो 1000 मीटर स्क्वायर जब होता है तो वो हमारा एक हेक्टर बनता है। सिमिलरली आपके पास बार यूनिट आता है, वो कहते हैं बार इट इज़ यूज टू मेजर वेरी स्मॉल एरियाज सच एज न्यूक्लियर लेवल। तो जब आप न्यूक्लियर लेवल पे अपने एरियाज को मेजर कर लेंगे तो वहाँ पे आप बार यूज़ करते हैं, मोस्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये जो बार होता है ये होता है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली वो कहता है कि हमारे पास मीटर टन जो होता है वो क्या होता है, वो 1000 kg के बराबर। एक टन जो होता है मीट्रिक टन, टन क्यों हम ये करते हैं, क्योंकि जो आपके पास लोहे के गार्डर टीआर्स होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, तो वहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे होते हैं यूनिट वो आपके पास टनेज होता है, और एक टन जो होता है वो आपके पास बराबर होता है 1000 kg के। सिमिलरली वो कहते हैं एक क्विंटल जो होता है वो आपके पास 100 kg के बराबर होता है, ये उससे छोटा है। ये आप गट्टू या जो आपके पास बोरियाँ होती हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, उनको हम मेजर करने के लिए, उनका वेट करने के लिए हम उनका मैस फाइंड करने के लिए हम ये यूनिट यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर आपने बच्चों का बेबी बॉर्न जो होते हैं उनका वेट कम होता है, उनको आपने मेजर करना है, तो वो हम लोग जो यूज़ करेंगे वो क्या होगा, पाउंड का यूनिट होगा। आप केक्स भी जो है वो पाउंड में फाइंड करते हैं। सिमिलरली आपने अगर वो क्या कहते हैं आपके जिस तरह क्रॉप्स हैं, फसलें वगैरह, तो उनको मेजर करने के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट होता है दैट इज स्लग, और 1 स्लग जो होता है वो 14.59 kg के बराबर होता है। सिमिलरली वो कहते हैं कि अगर आपने एक हैवी लेवल पे आपने क्या क्या करना है कि मैसिव ब्लैक होल्स जो हैं जैसे आपके पास, उनका अगर आपने वेट फाइंड करना है तो उसके लिए आप एक स्पेसिफिक यूनिट यूज़ करते हो। तो वो जो आपके पास यूनिट यूज़ हो रहा होता है उसका जो आपके पास वैल्यू होती है वो होती है 1.4 मल्टीप्लाइड बाय मैस ऑफ सन। ये क्या है, ये आपके पास एक ब्लैक होल का जो आप मैसिव होल, ब्लैक होल में क्या होता है मुख्तलिफ स्टार्स आके इकट्ठे हो रहे होते हैं, तो उसका जो आपके पास वेट होता है वो आप फाइंड करने के लिए कि जो आप फार्मूला यूज़ करते हैं वो 1.4 इंटू मैस ऑफ सन, तो इसकी वैल्यू आती है 2.785 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30। यहाँ पे मैं ब्लैक होल की आपके पास डिटेल में नहीं जा रहा। ब्लैक होल बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो कि जब भी स्टार अपना एक डाई होता है तो वो बेसिकली वहाँ पे एक ब्लैक होल बना लेता है। ब्लैक होल क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत मुख्तलिफ चीज़ों को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है, तो इस इवन लाइट को भी वो अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है, और लाइट अगर वहाँ से पास करवाएं तो वहाँ पे बेंड हो जाती है। तो इसलिए उसका जो ओवरऑल मैस होता है वो स्टार से ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो है 1.4, और हम सन के मैस उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। आगे हमारे पास एक एटम का जो यूनिट है उसको हम कार्बन के मैस से, कार्बन के जो एटम का मैस है उसको हम क्या है कि 12 से डिवाइड करवा लें हम, तो हमारे पास एक एटॉमिक मैस निकल आता है, और एटॉमिक मैस की जो यूनिट होती है वो होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। अभी आपने ब्लैक होल देखा, फिर आप एटॉमिक लेवल पे आ गए, तो मतलब ये जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं ये कुछ डिफरेंट होते हैं। अब आपने ये नहीं कहना कि आप केजी ही यूज़ करोगे जब आप अपना एटॉमिक मैस फाइंड कर रहे होगे, लेकिन क्योंकि आप जब केजी में जाओगे तो आपके पास उसकी वैल्यू -27 में चली जाएगी, उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी।
और अगर आप वही केजी यूज़ करते हो एक ब्लैक होल का मैस फाइंड करने के लिए, तो वो एक बहुत लार्ज पावर हो जाएगी, तो उसके लिए आप एक समथिंग एल्स यूनिट्स करते हो। तो ये डिफरेंट यूनिट्स प्रैक्टिकल मैंने आपको समझाया कि जो आपकी क्या कहते हैं कि जब मेजरमेंट्स के लिए आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर जाते हैं आपकी आसानी के लिए, कि आपकी ओवरऑल कैलकुलेशन जो होती हैं वो स्मॉल हो जाती हैं। इसी तरह आपने टाइम के हिसाब से अगर मैं आपको बता दूं तो सोलर डे जो होता है, सिंपल आपके पास दिन होते हैं वो 24 घंटे का होता है, और एक साइड्रल रियल जो होता है हमारे पास डे होता है वो होता है 23 आवर एंड 56 मिनट। मीन की जो एक्चुअल डे होता है वो 23 आवर और 56 मिनट का होता है, लेकिन जो हम सोलर डे लेते हैं वो मोस्टली 24 आवर्स के लेते हैं। वो एक सोलर ईयर जो होता है वो आपके पास 365 डेज का होता है, लेकिन जब आपके पास लीप ईयर आता है तो तब आप 366 डेज ले लेते हो। इसी तरह एक लूनर मंथ जो होता है वो 27.3 सोलर डेज के बराबर होते हैं, और एक शेक जो होता है ये एक टाइम का यूनिट है, ये भी 10⁻⁸ सेकंड के बराबर होता है। तो ये डिफरेंट टाइम्स के यूनिट थे, हमने मैथ्स के भी यूनिट देखे, हमने लेंथ के भी यूनिट देखे, तो आपको होप्स हो ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैंने सारी यूनिट्स की कोशिश किया यहाँ पे मेजरमेंट्स में आपको एक्सप्लेन कर दूँ, तो इंशाल्लाह मेजरमेंट का मजीद लेक्चर अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।